नमस्कार। आज हम हिमांशु जोशी की लिखी हुई कहानी रथ चक्र का पठन करेंगे, सरलार्थ एवं व्याख्या करेंगे और करेंगे प्रश्नोत्तर एवं भाषा ज्ञान। कहानी आरंभ करने से पहले एक संक्षिप्त परिचय हिमांशु जोशी जी का। हिमांशु जोशी जी का जन्म 4 मई 1935 को उत्तराखंड में हुआ। पत्रकार और कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। इनकी कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहे हैं। सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके उपन्यास सुराज पर फिल्म सुराज इंडियन पैनोरमा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। इनके उपन्यास तुम्हारे लिए पर दूरदर्शन धारावाहिक तर्पण बनाया गया। लगभग 40 वर्षों तक इन्होंने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। 29 वर्ष तक प्रसिद्ध पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने काम किया एवं मासिक पत्रिका वागार्थ के आप कई वर्षों तक संपादक रहे। आइए करते हैं कहानी का पठन। रथ चक्र। आप इसे समय का चक्र या जीवन का चक्र भी मान सकते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूं, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूं यहां, अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी ना थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं। एक अजीब सी सिहरन सी होती है और मैं कांप कांप उठता हूं। मैं तब कनू के बराबर था। देहरी के पास मां सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल ना पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते। बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखा दिया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी अपनी रकम वसूल करने से भी वे चूके न थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे। किसी ने अपने बगल की हमारी जमीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे और हम छोटे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना बाबा बूढ़े हो गए हैं। इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट की कसर नहीं छोड़ते। तो स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं है जिसकी हम सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना।
बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चलें। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा। तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाऊंगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता है कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने। वजीफा मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते। बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता। खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा जब तब ये दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए। उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा। बोली, तो कहाँ जाऊं? तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहां। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहाँ बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी। कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहां की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को लिख दिया है, वो भी आएगा। चैत में शादी होगी। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो नहीं सके। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले, इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे।
जीतू, तू बहुत कमजोर है। अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगलानुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती रहीं। भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थीं, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक एक रात तार मिला। लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वज्रपात असह्य था हम सब के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तब पसी ने तो अब आने को लिखा था। चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी। माँ, तुम्हें बहू चाहिए थी ना, साथ रहने के लिए। लो, भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे। वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। ये थी आपकी कहानी। आइए चर्चा करें कहानी के प्रमुख बिंदुओं पर। कहानी के नायक का वर्षों बाद घर वापस आना, बचपन की कटु स्मृति, पिता का देहांत याद आना, रिश्तेदारों सगे संबंधियों द्वारा बुरे समय को और बुरा बनाना, बाबा द्वारा बड़े भाई को अल्मोड़ा पढ़ने के लिए भेजना और घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेना, बाबा द्वारा अत्यधिक परिश्रम करके घर की आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत बना देना, कहानी के नायक जीतू का भी घर, दुकान और खेतों में पढ़ाई के साथ साथ सहयोग करना, बाबा द्वारा फलों की पौध लगाना, बड़े भाई का फौज में और छोटे भाई का दिल्ली में नौकरी करना और इसी बीच बाबा का चल बसना, माँ का घर पर अकेले रह जाना और छोटे बेटे को शादी के लिए राजी करना, बड़े भाई का फौज में अफसर की बेटी से विवाह कर लेना, माँ द्वारा छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना और चैत में विवाह तय करना, बड़े भाई का पाकिस्तान से होने वाले युद्ध में बांग्लादेश के मोर्चे पर तैनात होना, मोर्चे पर जाने से पूर्व छोटे भाई से अत्यंत प्रेम और भावुकता भरे क्षणों को बांटना, बड़े भाई मेजर तपन कुमार का वीर गति को प्राप्त होना, छोटे भाई द्वारा बड़े भाई के परिवार की जिम्मेदारी अपने सर लेना और रथ चक्र का अबाध गति से चलते रहना। कहानी का संदेश अगर हम देखें तो ये है कि रथ चक्र अर्थात जीवन का चक्र या समय का चक्र सदैव घूमता रहता है। समय समय पर कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निभाने का अवसर अलग अलग व्यक्तियों को मिलता है। अतः हमें जीवन में अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए एवं सरलता और सच्चाई के साथ कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। आइए करते हैं प्रश्नोत्तर। कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कहानी में मैं शब्द का प्रयोग कहानी के नायक एवं परिवार के छोटे बेटे जीतू के लिए किया गया है। बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए? बड़े भैया बाबा की इच्छा अनुसार पढ़ने के लिए अल्मोड़ा गए। बड़े भाई कहाँ नौकरी करते थे? हमने पढ़ा था कहानी में कि बड़े भाई फौज में नौकरी करते थे। घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? घर पर माँ अकेली इसलिए रह गई थी क्योंकि पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। बड़ा बेटा फौज में और छोटा बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा था और इसी बीच बाबा भी चल बसे। रथ चक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? रथ चक्र से लेखक का तात्पर्य है जीवन चक्र, समय का चक्र जो कि अबाध गति से चलता रहता है।
समय समय पर इसको चलाने वाले बदलते रहते हैं, जैसा कि पाठ में पहले पिताजी, उसके बाद बाबा, और बाबा के जाने के बाद बड़े भाई, और उनकी भी मृत्यु के उपरांत छोटे भाई ने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। फलों के जो वृक्ष बाबा तथा बड़े भैया ने लगाए थे, उनका क्या हुआ? फलों के जो वृक्ष बाबा ने लगाए थे वे अब बहुत बड़े हो गए थे, और जो वृक्ष बड़े भैया ने लगाए थे वे भी अब लेखक यानी कि छोटे भाई के कद के बराबर लंबे हो गए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। इन शब्दों के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहा है? इन शब्दों के द्वारा लेखक ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार बाबा ने उसके पिताजी की मृत्यु के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी संभाली, उसी प्रकार अब उसे परिवार का उत्तरदायित्व निभाना है। माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र क्यों नहीं किया? माँ ने फिर कभी अपनी होने वाली बहू का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि परिवार में बड़े बेटे की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी छोटे बेटे ने अपने सर ले ली। कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कारण सहित लिखिए। देखिए, कहानी का लगभग हर पात्र आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु मुझे जिस पात्र ने सर्वाधिक प्रभावित किया वो है बाबा, क्योंकि वृद्धावस्था में भी अपने बेटे को खोने के दुख के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपने आप को संभाला बल्कि पूरे परिवार का पालन पोषण, बच्चों को सही दिशा निर्देशन भी दिया, साथ ही कठोर परिश्रम करके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की। बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उनसे क्या क्या बातें की होंगी? बड़े भाई को छोड़ने आते समय बाबा ने उन्हें परिवार की स्थिति के बारे में समझाते हुए ध्यान से पढ़ने लिखने को कहा होगा। पिताजी के अरमान पूरे करने की बात कही होगी और समझाया होगा कि पढ़ लिख कर ही तुम अपना और परिवार का जीवन सुखद कर सकते हो। मूल्यपरक प्रश्न। हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकते हैं? हंसकर परिस्थितियों का सामना करने से अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे हमारे भीतर आत्मविश्वास बना रहता है, हम निडर होकर मुश्किलों का सामना कर पाते हैं, मुश्किल घड़ी भी हमें आसान लगने लगती है, हम धैर्यवान बने रहते हैं और जीवन में सकारात्मक पक्ष को उभार कर आशावादी बने रहते हैं। आइए करते हैं कुछ प्रश्न भाषा ज्ञान के। विलोम शब्द आपको लिखने हैं। सायास, अनायास, अस्पष्ट, स्पष्ट, विस्मृति, स्मृति, हानि, लाभ, जीवन मरण, शांति अशांति, विषाद हर्ष, सह असह, मेजबान मेहमान, विफल सफल। संधि विच्छेद के लिए कुछ शब्द हैं। पदोन्नति, पद और उन्नति, वार्षिकोत्सव, वार्षिक उत्सव, लोकोक्ति, लोक उक्ति, सर्वोत्तम, सर्व उत्तम, महोत्सव, महा उत्सव, वृक्षारोपण, वृक्ष आरोपण। दिए गए वाक्यों में विशेषण या क्रिया विशेषण रेखांकित कर लिखिए। पहला वाक्य है, बड़े भैया पढ़ाई में तेज थे। पढ़ना क्रिया है और पढ़ाई में तेज थे क्रिया विशेषण। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है। चांद सी रेखांकित करेंगे हम और वो है विशेषण। उन्होंने अपनी बहुमूल्य घड़ी मुझे दे दी। बहुमूल्य विशेषण। वह देर से घर आएगा। क्रिया विशेषण देर से। मेरे सामने हरा भरा बगीचा है। हरा भरा बगीचे की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण। आप सबके लिए हमेशा की तरह कुछ पंक्तियां। समय का पहिया अबाध गति से घूमता रहे। समय का पहिया अबाध गति से घूमता रहे, लक्ष्य स्वयं तुम्हारे कदम चूमता रहे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी डॉक्टर राखी सिंह कटियार। धन्यवाद।